हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। बच्चों, घूर्णन गति का छठा वीडियो हम करने वाले हैं और आज के वीडियो में हम किसी गोले और किसी शंकु का जड़त्व आघूर्ण निकालना सीखेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में भी हमने छड़ का, डिस्क का, रिंग का, आयताकार पटल का, त्रिभुजाकार पटल का और साथ में ठोस एवं खोखले बेलन का जड़त्व आघूर्ण निकालना सीखा। आज के वीडियो में हम ठोस गोले का, खोखले गोले का, ठोस शंकु का और खोखले शंकु का जड़त्व आघूर्ण निकालना सीखेंगे। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बिल्कुल बेसिक से किया था। देखो, अगर आप इस वीडियो को समझना चाहते हैं तो आपको पहली दोनों वीडियो जड़त्व आघूर्ण की अच्छे से आनी चाहिए कि जड़त्व आघूर्ण है क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कहीं कहीं द्रव्यमान रखे हैं तो जड़त्व आघूर्ण कैसे निकाला जाता है, और द्रव्यमान फैला हुआ है तो जड़त्व आघूर्ण कैसे निकाला जाता है। अगर सीधा ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, थोड़ी क्या ज़्यादा ही मुश्किल होगी, समझ नहीं आएगा बच्चों। इसलिए पहले आप बेसिक से पहले जड़त्व आघूर्ण को पढ़ के आए, ठीक है। तो बिना किसी देरी को शुरू करते हैं बच्चों आज का वीडियो। और पहली जो हेडिंग रहेगी आज की हमारी, या ये कहिए जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा, हेडिंग लगाएंगे खोखले गोले का उसके किसी व्यास के परितः, किसी व्यास के परितः मतलब चारों ओर, जिसके चारों ओर घूमेगा, जड़त्व आघूर्ण। इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होलो स्फीयर। खोखला गोला होता है होलो स्फीयर, इसी को स्फेरिकल शेल भी बोल देते हैं बच्चों। और ये है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अबाउट, चारों तरफ। व्यास को बोलते हैं डायामीटर। मतलब हमारे पास एक गोला है, खोखला गोला। जैसे मैंने बार बार आपको बताया, जिन बच्चों ने वो द्रव्यमान केंद्र वाली वीडियो देखी थी जिसमें हमने ऐसे ही चारों किए थे, खोखला गोला, ठोस गोला, शंकु, खोखला शंकु, ठोस शंकु, बिल्कुल वो ही है बच्चों। थोड़ा सा फर्क आने वाला है, बस वहां द्रव्यमान केंद्र निकाल रहे थे, यहाँ हम जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे थे। वहां हमने देखा था बच्चों कि जो अंदर से खोखला होता है, जिसके अंदर द्रव्यमान ना हो, केवल पृष्ठ पे द्रव्यमान हो, ऐसे गोले को बच्चों हम खोखला गोला कहते हैं। जैसे कि फुटबॉल, या ये कहिए छोटी सी क्रिकेट की टेनिस बॉल, या ये कहिए लेदर बॉल जो अंदर से खोखली होती है, सारा द्रव्यमान उसके पृष्ठ पे होता है। मतलब यहाँ द्रव्यमान है, ये 3D आकृति है बच्चों। ऐसे फुटबॉल ऐसे होती है, अंदर खोखली है, ये उसका केंद्र है। मैंने ये मान लिया कि ये इसका व्यास है और यहां से यहां तक ये इसकी त्रिज्या है r। अभी मैं बना नहीं रहा हूं। हमें ये कह दिया गया बच्चों कि इसके किसी एक व्यास के परितः, जैसे कि आप सब जानते हो, अगर पहले से पढ़ते आ रहे हो, कि जब भी हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना पड़ेगा तो हमें बिना अक्ष के जड़त्व आघूर्ण निकाल नहीं पाते। हम बिना अक्ष के जड़त्व आघूर्ण निकाल ही नहीं सकते। इसलिए हमें इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि व्यास के परितः। व्यास क्या होता है? एक ऐसी त्रिज्या जो, या ये कहिए जो रेखा केंद्र से होकर पास करेगी, उसको हम उसका क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। और इसके परितः बच्चों हमें इसका जड़त्व आघूर्ण निकालना है। आपने कहा जो ठीक है। क्या होता है जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला? अगर आप पढ़ के आए हैं तो आपको पता है कि अगर एक अक्ष है, उससे r दूरी पे एक द्रव्यमान m है, तो जड़त्व आघूर्ण होता है mr²। लेकिन अगर द्रव्यमान बिखरा हुआ है तो हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं। छोटे से हिस्से को हम dm बोल देते हैं, इसलिए जड़त्व आघूर्ण भी हमारा छोटा सा ही आता है और इसको हम लिखते हैं dmr²। और टोटल करने के लिए हम उसको क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन। आपने कहा ठीक। ऐसे ही बच्चों, अब ये जो गोला है, ये एक बिंदु द्रव्यमान तो नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि इसका सारा द्रव्यमान एक बिंदु पे रखा हुआ है। आपको पता है कि हम घूर्णन गति पढ़ते हुए द्रव्यमान केंद्र वाले कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करते, क्योंकि चीजें गलत हो जाती है। मान लो मैं सारे द्रव्यमान को इसके द्रव्यमान केंद्र पे रख दूं, जहां जो कि इसका केंद्र होता है, तो आप देखोगे कि इस अक्ष से इसकी दूरी तो 0 हो जाएगी और हम कहेंगे कि इसका जड़त्व आघूर्ण 0 हो गया, जो कि सही बात नहीं है। इसका जड़त्व आघूर्ण होता है। आपने कहा भैया ऐसा करो, आप यहां से, सुनना ध्यान से, यहां से यहां जाओ। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। जिन बच्चों ने द्रव्यमान केंद्र वाली वीडियो देखी है उनको ये आसान लगेगा। भाई ये यहां एक क्या है? गोला है, ये इसका व्यास है, ऐसे ऐसे।
हमने कहा यहां से किसी कोण थीटा पे जाके आप किससे जाके मिलोगे, पृष्ठ से जाके मिलोगे, यहां जाके एक ऐसे चाकू से इसको ऊपर से काट दो। जैसे ही आप इसको ऊपर से काटोगे आपको यहां एक वृत्त जैसा दिखाई देगा। आपने कहा हाँ भैया ये वृत्त जैसा दिखाई देगा। अगर मैं फुटबॉल को ऊपर से कैंची से काट दूं तो ढक्कन सा खुल जाएगा और वहां हमें क्या दिखाई देगा, एक वृत्त। मैंने कहा बच्चों फिर इसको थोड़ा सा और पतला सा उसके नीचे से आपने एक बार तो काट दिया, वो ऊपर टोपी से उसकी निकल के अलग गिर गई, तो क्या बचा, ऊपर अभी नीचे फुटबॉल है लेकिन ऊपर से हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक वृत्त। ऊपर से हमें क्या दिखाई देगा, एक वृत्त दिखाई देगा ऐसे। मैंने कहा और पतला चाकू से और पतला सा काटो यहां से ऐसे। आपने कहा ठीक है भैया। हमने जब इसको ऐसे काटा तो हमें ना क्या मिला, आप अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो आपको एक छोटी सी रिंग मिलेगी, एक चूड़ी के हिसाब की आकृति मिलेगी आपको, एक छोटी सी, जिसकी यहां कुछ चौड़ाई होगी। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि बताओ ये क्या है, आपने कहा भैया ये इसकी त्रिज्या है। अच्छा क्या आप इसको महसूस कर पा रहे हो जो मैं आपको बोला, बेटा इमेजिन करना पड़ेगा। आपने ऊपर से उसको काट दिया, वो टोपी सी अलग निकल गई। अब आपके पास एक फुटबॉल तो है लेकिन वो पूरी गोल नहीं है, ऊपर से ऐसा कटा हुआ है, ऊपर से आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक वृत्त। मैंने कहा इसको पतला सा और काटो, पतली सी बिल्कुल, तो आपको ना ये चूड़ी जैसी आकृति बाहर निकल के मिल जाएगी। ठीक है, अब जब आप उसको देखोगे तो यहां से वो कुछ पतली सी चूड़ी, मान लो ना चूड़ी जैसे चूड़ी होती है बीच में से खाली होती है लेकिन हल्की सी मोटी होती है, तो ये इसकी मोटाई है ये यहाँ। मैंने क्या किया, इस यहां से इसको अंदर वाले हिस्से को भी मिला दिया, थोड़ा सा बड़ा करके मैंने दिखा दिया जिससे हम समझ सके। कितने कोण पे गए थे, थीटा। थीटा से आगे जाएंगे तो ये छोटा सा कोण होगा डी थीटा। आपने कहा जी हाँ, ये मैं यहाँ ये लिख देता हूँ, चलो ये कितना होगा डी थीटा, ये कोण, ये छोटा सा कोण, ये काली लाइन और ये नीली लाइन के बीच का जो एंगल है छोटा सा, ये डी थीटा है। मैंने आपसे पूछा कि मुझे एक बात बता दो, अगर ये आर है तो ये कितना होगा। आपने कहा भैया ये आर कोस थीटा होगा। अगर ये आर है ये थीटा है तो ये क्या होगा, आर कोस थीटा। अगर ये आर कोस थीटा है तो ये भी तो आर कोस थीटा ही होगा। आपने कहा हाँ, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है। लिख यहां देता हूं, समझिए जाना कि अगर ये आर कोस थीटा है तो ये भी आर कोस थीटा है। मैंने कहा अगर ये आर है ये थीटा है तो ये कितना होगा। आपने कहा भैया ये होगा आर साइन थीटा। यहां से यहां तक ये कितना है, आर साइन थीटा। मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने इस गोले की त्रिज्या आर मानी है। आपने कहा हाँ। इसका द्रव्यमान टोटल कितना माना है, पूरे का m। क्या आपने इसमें से छोटी सी रिंग काट के निकाल ली। आपने कहा भैया हमने छोटी सी रिंग काट के निकाल ली, और मैंने ना जो अब आपने वो काट के बाहर निकाल ली, वो ऐसे गोल गोल चूड़ी की तरह दिख रही होगी, मैंने उसको कैंची से फिर काट दिया। अब वो चूड़ी तो चलो खुलती नहीं है क्योंकि वो ठोस आकर वहीं के वहीं जमी हुई है, लेकिन अगर इसको आप कागज मान लें तो जब कागज को ऐसे काट दोगे तो आप इसको एक ऐसे पट्टी के रूप में बिखरा दोगे। मतलब इसको अगर मैं काट के बाहर निकाल लूं तो ये एक ऐसे पट्टी के रूप में दिखाई देगी आपको, ऐसे। आपने कहा भैया ऐसे ही दिखाई देगी, हाँ। मैंने कहा बताओ कितनी लंबाई इसकी। आपने कहा भैया एक वृत्त था और ये वृत्त की परिधि हमने खोल दी तो ये बनेगा 2 पाई आर, जहां आर इसकी त्रिज्या है। जबकि इसकी त्रिज्या कितनी है, आप कहोगे भैया इसकी त्रिज्या ये है जो कि कितनी है, आर कोस थीटा। तो मैं यहां लिखूंगा 2 पाई आर कोस थीटा। ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं इसको इसकी त्रिज्या को यहां से कितना दिखा दूं, मैं इसको आर दिखा दूं, तो ये आर इस आर कोस थीटा के बराबर आएगा। ये जो आर है यहाँ ये दिख रहा है, ये मैंने आर माना इस रिंग की त्रिज्या, और ये रिंग की त्रिज्या किसके बराबर आई है, आर कोस थीटा के। तो इसकी जो परिधि बननी थी वो बननी थी 2 पाई आर, लेकिन आर का मान मैंने कितना रख दिया, आर कोस थीटा। मैंने आपसे पूछा कि इसकी चौड़ाई बताओ मुझे। आपने कहा भैया चौड़ाई तो ये है इसकी, कितनी चौड़ाई होगी। मैंने कहा जाओ, क्या हमें पता है कि चौड़ाई इसकी ऐसी है, ये ऐसी, हाँ। ये कोण कितना है, आपने कहा जी ये कोण थीटा है। मैंने कहा ये क्या है, ये है त्रिज्या आर। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये तो एक चाप है। कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है बच्चों चाप बटे त्रिज्या। कोण क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण कितना, छोटा सा कोण डी थीटा। चाप मुझे पता नहीं है, मैं चाप ही चाहिए मुझे, चौड़ाई चाहिए। त्रिज्या कितनी है, आर। तो यहां से जो चाप आएगा वो आएगा आर डी थीटा। मतलब इसकी जो चौड़ाई है ये इसकी चौड़ाई आर डी थीटा है।
मैंने इस रिंग को काट के बाहर निकाल लिया, जिसकी लंबाई 2 पाई आर कोस थीटा है और चौड़ाई इसकी डी आर डी थीटा है। और मैंने मान लिया छोटा सा हिस्सा है इसका, तो इसके छोटे से हिस्से को हमने द्रव्यमान डीएम मान लिया। इस पट्टी को जिसको हमने काट के बाहर निकाला, जो एक रिंग है उसका द्रव्यमान डीएम है। तो मैं आपसे पूछता हूं यहां छोटे अवयव जो हमने काट के निकाला है, अवयव बोल दिया मैंने उसको, छोटे अवयव जो कि क्या है, एक रिंग है का अक्ष के परितय, जो अक्ष हमें ये दे रखी है परितय जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। आपने कहा भैया ये छोटा सा हिस्सा है तो इसका जड़त्व आघूर्ण भी छोटा सा होगा, हमने लिखा डी आई। मुझे बताना क्या हमने पढ़ रखा है पिछले वीडियो में कि जो रिंग होती है उस रिंग का, अगर ये रिंग है और कोई अक्ष इसके केंद्र से पास करती है और इसके तल के लंबवत होते हैं, मान लो ये क्या है, ये रिंग है और कोई अक्ष ऐसे है, तो इस अक्ष के परितय इसका जड़त्व आघूर्ण कितना हुआ करता था। आप कहोगे भैया हमने पढ़ा है एम आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ एम नहीं है, द्रव्यमान है डीएम। और जो इसकी त्रिज्या है वो है आर, इसका मान है आर कोस थीटा, या लिख देता हूं डीएम आर स्क्वायर। आपने कहा डीएम, आर की जगह रखेंगे आर कोस थीटा और इसका स्क्वायर, तो ये बनेगा डीएम आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या निकाला हमने, ये हमने इस छोटी सी रिंग का जड़त्व आघूर्ण निकाल दिया। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा पूरे संपूर्ण खोखले गोले का, संपूर्ण खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण। आपने कहा भैया उसके लिए तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन किसका, डी आई का। इंटीग्रेशन किसका, डी एम आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। आपने कहा डी आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई। आर तो गोले की त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या तो आप कहीं भी देखोगे चेंज नहीं होगी, तो मैंने इस आर स्क्वायर को बाहर निकाल लिया। अंदर बचा कोस स्क्वायर थीटा, इसको डीएम को मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप जानते हो कि यहाँ थीटा है, यहाँ डीएम है, ऐसे तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, मुझे इस डीएम को हटा के कहीं ना कहीं डी थीटा लाना पड़ेगा। आपने कहा भैया हाँ इतनी चीजें तो हमें आती है, हमने सीखा था। बच्चों मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, आप इसको नोट कर लेना कि हमने ये कैसे निकाला, ये आर डी थीटा। ये इस चाप की त्रिज्या, यहाँ छोटा सा चाप बनेगा तो हमने उसकी त्रिज्या नहीं, चाप की लंबाई निकालनी है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लगा के। मैंने कहा अच्छा ये डीएम चाहिए मुझे। अब मुझे बताओ यहाँ कौन सा द्रव्यमान घनत्व लगेगा। आप कहोगे भैया यहाँ द्रव्यमान पृष्ठ पे फैला हुआ है, तो यहाँ लगेगा पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व, पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व। मैंने कहा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपने कहा जी सिग्मा लिखते हैं, छोटा सा द्रव्यमान बटे छोटा सा क्षेत्रफल। मैंने कहा यहाँ से डीएम कितना जाएगा, आपने कहा जी यहाँ से डीएम आ जाएगा सिग्मा डीए, और डीए कितना है, क्षेत्रफल, छोटा सा क्षेत्रफल, इस पट्टी का क्षेत्रफल, यही तो है, यही तो छोटा सा काटा हमने। आप कहोगे लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई है 2 पाई आर कोस थीटा और चौड़ाई है आर डी थीटा। बहुत ही बढ़िया। अच्छा जी, अगर ये सिग्मा एक समान है तो हम ये भी लिख देते थे कुल द्रव्यमान बटे कुल क्षेत्रफल। कुल द्रव्यमान इसका हमने m मानना है और गोले का कुल क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जहां r गोले की त्रिज्या लेनी है तो आ जाएगा 4 पाई m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। सिग्मा की जगह हमने ये डाला m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई r इंटू आर स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, पाई से पाई गया, 2 से 4 गया, तो यहाँ बचा m बटे 2 ये सब गया, यहाँ बचा कोस थीटा डी थीटा। किसका मान आया भाई, ये डीएम का। ये डीएम का मान उठा के हम यहाँ डालेंगे तो ये आ जाएगा आई बराबर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। डीएम का मान आएगा m बटे 2 कोस थीटा डी थीटा। देखो हो गया काम, डी थीटा आ गया है। m द्रव्यमान है, नियत है, 2 बाहर है, ले लो उसको, मतलब 2 नियत है, बाहर ले लो। यहां से हमारा जो आई बनेगा, ये ध्यान रखना, इसके बाद यहां है एम आर स्क्वायर बटे 2, एम आर स्क्वायर बटे 2 इंटीग्रेशन
कोस की पावर पहले से 2 थी, एक पावर अब आ गई है, कोस की पावर 3 हो जाएगी और ये आ जाएगा डी थीटा। ठीक है, अब बच्चों लिमिट डालनी पड़ेगी। आप कहोगे भैया लिमिट हमें पता है, लिमिट हम डाल लेंगे थीटा की। अच्छा एक बात देखो, ये ना ये सारा आपकी सोच पे निर्भर करता है, जितना ज्यादा आप सोच पाओगे उतना आसान इनको कर ले जाओगे। अब मुझे बताओ आप इसमें कहां से काटनी शुरू करोगे रिंग? आप कहोगे भैया सबसे पहले रिंग यहाँ काटेंगे, यहाँ फिर ऊपर काटेंगे, फिर उससे ऊपर काटेंगे, फिर उसके ऊपर काटेंगे, फिर यहाँ ऐसे काटते चलेंगे और इस गोले को हम ऐसी छोटी छोटी रिंग में काट देंगे, मतलब यहाँ से शुरू करके यहाँ तक जाएंगे। आपने कहा ठीक। अच्छा जी कोण मैंने यहाँ से मापा, देखो बच्चों ये थोड़ा सा, इसको ना करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं मतलब ऐसा मैंने पहले भी किया है तो मैं ऐसे करा रहा हूँ। मुझे बताना क्या हमने थीटा यहाँ से मापा? हाँ जी। इसके ऊपर जितने भी थीटा होंगे, मतलब आप यहां से चलोगे तो यहां तक जाओगे तो शायद ये थीटा 90 होगा, यहाँ 0 होगा और ये जाएगा 90 तक, यहां से 90। लेकिन क्या यहीं से शुरुआत करनी है हमें रिंग काटने की? आप कहोगे नहीं भैया, अगर रिंग यहां से काटते, अगर ये आधा गोला होता तो हम क्या करते, हम लिखते कि थीटा 0 से लेकर 90 तक जाएगा, पहली रिंग ये कटती और लास्ट की रिंग ये कटती, लेकिन पहली रिंग तो यहाँ कट रही है भाई। आप कहोगे मतलब यहाँ से कोण मापना शुरू करना, मतलब ये लाइन ऐसे रही होगी और ये फिर ऐसे 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 जाती रहेगी, तो यहाँ कोण कितना होगा? आप कहोगे जी यहाँ भी 90 रहा होगा, यहाँ से देखो ये कोण 90, ऊपर भी 90, तो हम कहेंगे 90 से 90 जाएंगे। लेकिन बच्चों आपको पता है कोण अगर हम यहां से माप रहे हैं तो ये वाले कोण प्लस होते हैं और नीचे वाले कोण माइनस होते हैं, मतलब -90 से हम +90 जाएंगे। फील कर पा रहे हो ना कि मैंने यहां से रिंग काटनी शुरू करी, कोण यहां से मापा मैंने, कोण यहां 0 है तो पीछे कितना होगा? -90, यहाँ -90 होगा, -90 से बढ़ता बढ़ता गया, यहाँ 0 हुआ और यहाँ जाते जाते कितना हो गया? 90। तो मुझे पता चला कि जो लिमिट है वो -90 मतलब π/2 से +π/2 तक जाएगी। लिमिट भी मैंने लिख दी, लो यहाँ पे लिख देता हूँ -π/2 से π/2 तक जाएगी। मुझे पता है थोड़ा सा डाउट हो सकता है, थोड़ा ध्यान से सोच लेना कि यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ जाएंगे, या ये कह लो कि यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ जाएंगे। अगर यहाँ से करोगे तो कह देना कि 90 से वापस जाते जाते 0 गए और फिर यहाँ -90 पे, ये यहाँ से शुरू करोगे तो -90 से गए, यहाँ 0 हो गया और यहाँ कितना हो गया? +90। तो लिमिट हमने डाल दी। अब थोड़ी सी मुश्किल बच्चों यहाँ आएगी आपको कोस क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन करने में। अब देखो जब आपने फिजिक्स पढ़ ले ही लिया है तो आपको मुश्किलों से तो घबराना नहीं, अब आपको कोस क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन करना भी आना चाहिए। मुझे पता है अभी जिनके पास मैथ्स है वे भी इंटीग्रेशन 12th में पढ़ेंगे और बायो वाले तो कभी पढ़ेंगे नहीं, लेकिन उन्हें पढ़ना तो पड़ेगा, चीजें तो सीखनी पड़ेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ अच्छा बच्चों में, क्योंकि मैं सीधा यहाँ चलो यहीं लिख देंगे। मैं कहूंगा आपको कि आप थोड़ा सा सीखिए कि कोस क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन कैसे होता है। थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, नहीं समझ आया, बहुत दिक्कतें हुई तो आप इसकी थोड़ी देर के लिए वैल्यू याद रख लेना कि कोस क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा। मैंने कहा मैं ना इस कोस क्यूब थीटा को लिख सकता हूं कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। आपने कहा ठीक है जी 3 पावर है, एक लिख लिया, एक 2 लिख लिया। हमने कहा क्या मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पता है इतनी बात, देखो आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो यहां से कोस स्क्वायर चाहिए तो ये इधर जाएगा तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने कहा जी ठीक है, तो इसका मतलब मैं इस कोस क्यूब की जगह यहां ये लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा I बराबर mr² 2 इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 तक। आपने कहा जी ठीक। मैंने कहा इस कोस क्यूब थीटा की जगह लिखेंगे हम कोस थीटा और यह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साथ में आएगा यहाँ डी थीटा। आपने कहा ठीक भैया। बच्चों जो मैं करने वाला हूँ थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन सीखना पड़ेगा। मैंने कहा मान लेते हैं कि ये साइन थीटा टी है, साइन थीटा को मैंने क्या मान लिया? टी मान लिया। ये इंटीग्रेशन के मेथड है, क्लास 12th में मैथ्स में पूरा चैप्टर है बच्चों। साइन थीटा को मैंने टी मान लिया। अच्छा बच्चों जब ऐसे मानते हैं तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कोस थीटा और थीटा का होगा डी थीटा और टी का होगा डी टी। ठीक है, साइन थीटा का कोस थीटा, थीटा का डी थीटा, टी का डी टी। हाँ इसका मतलब मैं इस कोस थीटा डी थीटा, देखो कोस थीटा डी थीटा की जगह डी टी लिख सकता हूं। आपने कहा जी बिल्कुल, यह आ जाएगा I बराबर
एम आर स्क्वायर बटे 2। अब लिमिट नहीं डालेंगे क्योंकि अब देखो यहां से थीटा की जगह डी थीटा की जगह डी टी आ गया। ये लिमिट किसकी है? ये लिमिट्स हैं बच्चों थीटा की, जबकि अब आ गया है डी टी, तो मैं लिमिट्स नहीं लिखूंगा। मैंने कहा 1 साइन की जगह टी तो आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। हाँ जी, कोस थीटा डी थीटा हो गया कितना? डी टी हो गया। आपने कहा ठीक है, अभी लिमिट नहीं डाल रहा हूं मैं। लिमिट डाल सकते हैं कि जब थीटा का मान माइनस पाई बटे 2 था तो टी का मान साइन 90 कितना होता है? 1, लेकिन माइनस है तो यह आ जाएगा -1। ध्यान दो, जब थीटा का मान ये है माइनस पाई बटे 2 तो टी का मान आ जाएगा -1। जब थीटा का मान कितना था? पाई बटे 2, तो टी का मान आ जाएगा 1, तो -1 से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आपने कहा ठीक। बच्चों ध्यान से देखना, एम आर स्क्वायर बटे 2, 1 का इंटीग्रेशन डी टी के रिस्पेक्ट में टी होगा, टी स्क्वायर का होगा टी की घात 3 बटे 3 और यह आ जाएगा -1 से 1। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान रखना बच्चों, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं। देखो मुश्किल है ये थोड़ा, 12th का मैथ्स लगा रहा हूं, ये फिजिक्स नहीं है, ये सारा मैथ्स है। ठीक है, यहाँ मैथ्स, ये मैथ्स अभी 11th वाले बच्चों को उनको भी नहीं आता जिनके पास मैथ्स है, इसलिए वे सीखेंगे इसको कहाँ जाके 12th में, लेकिन उससे पहले तो हमें यहाँ जरूरत पड़ रही है। ऐसे फंक्शन जिसमें अगर मैं थीटा की जगह बच्चों माइनस थीटा रख दूं तो कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा ही होता है। अगर इसमें माइनस थीटा रखने पे भी यही आ जाता है तो इनको ना समफलन बोलते हैं, समफलन। और समफलन की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप -1 से 1 जा रहे हो तो बीच में कहीं 0 पड़ेगा। ये सिर्फ कहाँ चलेगा काम? जहां फलन कैसा होगा? समफलन। और हमारा जो कोस क्यूब थीटा है ये एक समफलन है, तो बच्चों हम क्या करते हैं कि इस लिमिट को आधा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आधा। आधा करने का मतलब कि अब ना हम यहाँ लिमिट -1 से 1 ना डाल के हम लिखेंगे 0 से 1, आधी कर दी, और आधा कर दिया तो उसको यहाँ 2 गुना कर देंगे जिससे वो रहे। हमने लिमिट आधी की है और मान को 2 गुना कर दिया। ये हम क्लास 12th के मैथ्स में सीखते हैं। तो कि आई का मान यहाँ हो जाएगा 2 गुना mr स्क्वायर और ये हो गया 0 से 1। लिमिट डाल दो, लिमिट डाल दो बच्चों। आई बराबर आ जाएगा हमारा 2 से 2 गया, ये आ जाएगा mr स्क्वायर, टी की जगह 1, हाँ जी, माइनस टी की जगह 1 की घात 3 1 ही होता है, तो आ जाएगा 1/3। 0 डालता चलूंगा तो सारा 0 हो जाएगा। यहां से जैसे ही मैं लिखूंगा 3 में से 3 एकम 3, 1 गया 2, तो आ जाएगा 2/3 mr स्क्वायर। ये हमारा बच्चों क्या निकल के आया? यह आया हमारा खोखले गोले का उसके व्यास के परितः। अब व्यास इसके बहुत सारे, आप ये वाला व्यास ले लो, 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 कोई सा भी व्यास ले लो, सबके परितः उसका जड़त्व आघूर्ण इतना ही आएगा। ऐसा नहीं कि इसी के परितः आएगा, आप इसको ले लो, आप इसको ले लो, आप इसको ले लो। तो यहां से एक बात तो ये ध्यान रखनी कि खोखले गोले का उसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण 2/3 mr स्क्वायर होता है। 2/3 mr स्क्वायर। जैसे हमने छड़ का याद किया था, रिंग का याद किया था, वलय का याद किया था, हमने रेक्टेंगुलर शीट का याद किया था, आयताकार पटल का याद किया था, तो आप इसे याद करेंगे 2/3 mr स्क्वायर। और ये भी ध्यान रखना कि कोई सा भी ले लो, इसके परितः कितना आएगा? 2/3 mr स्क्वायर। इसके परितः कितना आएगा? 2/3 mr स्क्वायर। इसके परितः कितना आएगा? 2/3 mr स्क्वायर। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि बच्चों ये एक सममित आकृति है। आप ना इस गोले को कहीं से भी देखो, ये एक जैसा ही दिखता है। आपने यहाँ से देखा, मैंने कहा आंखें बंद करो, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, मैंने कहा बताना बदला के कुछ? आप कहोगे कुछ नहीं बदला भैया, ऐसा ही है। मैंने कहा आंखें बंद करो, आप इसको, मैंने ऐसे घुमा दिया, आप पहचान ही नहीं पाओगे अगर ये पूरा एक जैसा है, मतलब कलर का कोई फर्क नहीं है, क्योंकि एक सममित आकृति है। कहीं से भी देखो ये एक जैसे ही मिलेगी, इसलिए इसके हर व्यास के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण कितना होता है? 2/3 mr स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है, आपने कहा जी ठीक। लगभग 25 मिनट हो गए हैं हमें यही समझने में। चलिए बच्चों नेक्स्ट करते हैं नंबर 2, और ये बनेगा बच्चों हमारा ठोस गोले का उसके किसी व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण। ठोस गोला बना लेते हैं सबसे पहले। आपने कहा भैया ये है ठोस गोला। ठोस गोला क्या होता है? जिसके अंदर भी द्रव्यमान भरा होता है उसको हम ठोस गोला कहते हैं। ये उसका एक व्यास है, ये उसका दूसरा व्यास है। मैंने 2 व्यास बना दिए,
हमें फिर से यही कहा गया कि इस व्यास के परितः, वैसे तो कोई से के परितः निकाल लो बराबर आएगा, लेकिन हम यहां से करेंगे। हमने कहा इस पूरे गोले का द्रव्यमान m है और इसकी त्रिज्या r है, त्रिज्या r है, द्रव्यमान m है, इसका जड़त्व आघूर्ण निकाल लो। कर तो इसको भी ऐसे ही सकते हैं बच्चों कि आप यहां से जाके थीटा कोण पे एक वो काट दो हिस्सा। अब की बारी पहले वाले तक ना ये खोखला था तो हमें रिंग मिली थी, अब की बार ये अंदर से भरा हुआ है, तो जब हम इसको काटेंगे तो अब अंदर खोखला नहीं मिलेगा, अंदर ना आपको अब एक प्लेट मिलेगी, गोलाकार प्लेट। अब उसको छोटा सा काटोगे तो हमें एक चकती मिल जाएगी, डिस्क मिल जाएगी हमें। लेकिन मैं अब उतनी आपको टेंशन नहीं दूंगा, उतनी मेहनत आपसे नहीं कराऊंगा। अब हम कहेंगे आप ऐसा करो भाई, यहां से कुछ दूरी पे जाके, आपने कहा कितनी, ये टोटल कितनी है, ये कैपिटल R है। मैंने कहा यहां से स्मॉल r दूरी पे जाके, छोटी r डिस्टेंस पर एक गोला काट लो। आप समझ रहे होंगे ना ये बात कि भाई अगर मैं कहूँ, ये ऐसा मान सकता हूँ कि अगर मैं एक बड़े गोले के अंदर फिर छोटा सा गोला रखूँ, फिर और छोटा गोला रखूँ, फिर और छोटा गोला रखूँ, तो ऐसे खोखला गोला मिल जाएगा, ठोस गोला मिल जाएगा। एक खोखले गोले के अंदर हम छोटे छोटे रखते जाएं, छोटे छोटे गोले रखते जाएं, तो क्या मिल जाएगा हमें, एक ठोस गोला मिल जाएगा। तो मैंने कहा इस गोले के केंद्र से r दूरी पे जाके आप एक गोला काट लो, और फिर थोड़ी सी तो उसकी मोटाई आएगी भाई, कुछ ना कुछ। आपने कहा जी बिल्कुल मोटाई जरूर आएगी। मैंने कहा जब आप इसको काटोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूं भाई, ये इसकी मोटाई है कुछ, हमने इसकी मोटाई को मान लिया dr। भाई r दूरी पे जाके ये मोटाई कितनी माननी जाएगी, dr माननी जाएगी। ये जो मोटाई है dr है। अब बच्चों ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूं, ये जो हमने काटा है ये रिंग नहीं है। कभी तुम इसको रिंग सोचो, एक गोले के अंदर अगर आप किसी बढ़ई के पास जाएंगे, कारपेंटर के पास जाएंगे, एक गोला दो से लकड़ी का, तो अगर वो उसे छील दे तो गोला छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। और किसी तरीके से हम उसके अंदर का द्रव्यमान भी बाहर निकाल दें, काट के उसको कुछ भी, और फिर उसको ऐसे कर दें, तो ये खोखला गोला बनेगा। मतलब हमने इस ठोस गोले के अंदर से एक खोखला गोला काट लिया। सुनना ध्यान से, कितनी त्रिज्या का, r त्रिज्या का, कितनी मोटाई का, dr मोटाई का। मैंने मान लिया इसका द्रव्यमान dm है। क्या मान लिया हमने, इसका द्रव्यमान dm। बच्चों अपने दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखना कि हमने रिंग काटी है, रिंग तो तब कटती, डिस्क कटती, फिर ऐसे काटते हैं हम। अब मैंने ये ना इसके अंदर से निकाल लिया खोखला गोला, अंदर द्रव्यमान कुछ नहीं है, हमने इसको बाहर निकाल लिया। अब ये गोला है ऐसे खोखला गोला जिसकी त्रिज्या r है, जिसका द्रव्यमान dm है। मैंने आपको कहा कि इस खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण बता दो। आपने कहा भैया अभी पढ़ के आए हम, खोखले गोले का व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण। मैंने कहा क्या ये इस पूरे गोले का एक छोटा सा हिस्सा है, हाँ, तो इसका जड़त्व आघूर्ण हम छोटा सा मानेंगे, कितना, di। बच्चों देखो ये हमने पूरे में से एक छोटा सा हिस्सा ही तो निकाला। ऐसे पहला यहाँ बनेगा छोटा सा गोला, फिर ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, फिर बहुत सारे गोले बनेंगे, मतलब ये छोटा सा हिस्सा है, इसलिए हमने इसके जड़त्व आघूर्ण को di माना। और मुझे बता दो ना कि अभी खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण आप कितना पढ़ के आए हो, आप कहोगे भैया हम पढ़ के आए थे 2/3 mr², जहां m उस खोखले गोले का द्रव्यमान होता था जो हमने dm मानना है, तो यहां m की जगह लिखेंगे dm। r² उस गोले की त्रिज्या होती थी, इस गोले की त्रिज्या r है, तो यहां लिखा जाएगा r²। ठीक है, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमें समझ आ गया। मैंने कहा पूरे गोले का निकाल लो, पूरे ठोस गोले का, ये खोखला गोला काटा, अब पूरे का निकालें, पूरे ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण, पूरे ठोस गोले का
जड़त्व आघूर्ण। आप कहोगे इंटीग्रेशन करो, हमने इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन आई इंटीग्रेशन 2/3 dm r स्क्वायर। आपने कहा डी का इंटीग्रेशन आई होगा, 2/3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, मैंने इसको लिख लिया r स्क्वायर dm। आपने इसको देखते ही कहा कि ये तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, किसी तरीके से इस dm को हटा के dr लाना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ भाई dr लाना पड़ेगा, कैसे लाएं? मैंने कहा अच्छा ये बताओ, क्या ये गोला जो है इसको मैं काट सकता हूँ? इसमें से यहाँ से मैंने ब्लेड से काट दिया, और जब मैंने इसको काटा ना, ये एक चादर बनी। चादर फील करना, थोड़ा सारा खेलना फील का है, इमेजिनेशन का है। ये था ऐसे, आपने क्या किया, इसको यहाँ से काटा तो ये अलग हो गया, इसको हमने काट के ना ऐसे बिछा दिया, ऐसे। आपने कहा भैया ठीक है, ये एक चादर मिली, हमें मिलेगी ना। अगर भाई ऐसे था तो ये इसको हमने काट के ऐसे बिखेर दिया, ऐसे फैला दिया तो चादर मिलेगी। मुझे बताओ वो जो चादर मिल रही है इसको काटने के बाद, मान लेते हैं कुछ वो चादर ऐसे मिली, कुछ हम परफेक्ट नहीं बोल रहे हैं कि ऐसे मिलेगी, आप काट के देखना कि कैसे मिलेगी। एक गोला लेना अगर लो और उसको आप काट दो, उसको जब काटोगे उसके दो हिस्से हो जाएंगे, वो बॉल मिलेगी एक बॉल। फिर इस बॉल को भी ऐसे या ऐसा करो कि ये ऐसे है ना, हाँ, तो आप इसको यहाँ से उखाड़ो और उसको ऐसे फैला दो, ऐसे। कभी आप बीच में से पूरा काट दो तो फिर तो दो हिस्से हो जाएंगे। आप इसको यहाँ से काट के फिर कुछ ऐसे काटो जिससे पूरी फैल जाए। मैंने कहा इस गोले का ये क्षेत्रफल कितना था इसका? आपने कहा भैया गोले का क्षेत्रफल तो 4πr² होता है। आपने कहा ठीक, मतलब इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है? 4πr²। त्रिज्या इसकी r है। मैंने कहा इसकी मोटाई भी तो है कुछ। हाँ, आपने कहा मोटाई भी है इसकी ऐसे कुछ, हमने इसकी ऐसी मोटाई भी दिखाई ऐसे। मैंने पूछा कितनी मोटाई है इसकी? बच्चों आप कभी सोच रहे हो कि मैं परफेक्ट बना रहा हूँ कि इसको काटने के बाद ये मिला, ना ना, मेरा उद्देश्य इसकी आकृति से नहीं है, मुझे पता है कि इसको फैलाना है। आपने फैला दिया तो जो भी बनेगा उसका क्षेत्रफल तो उतना ही होगा जितना इसका था। कहीं ये चादर बढ़ थोड़ी जाएगी। आपने एक चादर से, एक कपड़े से एक गोला बनाया या उसको सीधा फैला दिया, होगा तो कपड़ा तो उतना ही रहेगा, मतलब उसका क्षेत्रफल 4πr² रहना है। मैंने कहा इसका अच्छा ये कितनी चौड़ाई? आपने कहा dr। तो अगर मैं क्षेत्रफल में चौड़ाई से गुणा कर दूं तो मुझे पता है कि मुझे ये आयतन मिल गया है। क्या मिल गया है? आयतन। किसका आयतन? इस चादर का आयतन मिल गया है जिसके ऊपर ये द्रव्यमान dm बिखरा हुआ है। मैंने आपसे पूछा बच्चों मुझे बताओ कि यहाँ द्रव्यमान क्षेत्रफल पे है पूरे गोले में, पूरे गोले की बात कर रहा हूं, या आयतन में भी है? आपने कहा भैया ये ठोस गोला है और आयतन अंदर भी, द्रव्यमान अंदर भी भरा हुआ है, तो यहाँ लगेगा आयतन द्रव्यमान घनत्व। आयतन द्रव्यमान घनत्व क्या होता था जी? वो होता था रो होता था छोटा सा द्रव्यमान बटे छोटा सा आयतन। और अगर ये एक समान है तो हम लिख देते थे कुल द्रव्यमान बटे कुल आयतन। और पूरे गोले का आयतन होता है बच्चों 4/3 πr³। बड़ी वाली त्रिज्या लेनी है r³। आपने कहा मुझे यहाँ से dm चाहिए, तो dm यहाँ से आएगा dv ये निकाल लिया हमने इस चादर का, इस छोटे से वाले गोले का आयतन कितना आया है? 4πr² dr। इधर m/4/3, 3 घूम के ऊपर गया, या जाएगा πr³। पाई से पाई गया, 4 से 4 गया, तो यहां से जो dm आया हमारा वो आया 3m r² dr और बटे r³। ये हमने dm निकाल लिया भाई। क्या निकाल लिया? dm। इस dm का मान यहां रख दो तो आ जाएगा I बराबर 2/3 r², dm का मान 3m r² dr बटे r³। ठीक है, आपने कहा 3 से गया 3, ये 2, जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, द्रव्यमान नहीं बदल सकता, त्रिज्या नहीं बदल सकती, तो 2m बटे r³ बाहर आ गया। r², r की घात 4, बचा कौन? dr। कोई दिक्कत ही नहीं है, देखना कुछ बचा तो नहीं भाई। 3 से 3 गया, 2 भी है, m भी है, r³ भी है, r² ये हो गया, सही है बिल्कुल। अब हमें लिमिट देखनी है। लिमिट किसकी डालेंगे? r की। r क्या है? r ना उन गोलों की त्रिज्या है जो हम काट रहे हैं।
खोखले गोले। तो सबसे पहला खोखला गोला यहाँ कटेगा, तो मतलब यहाँ आर का मान 0 होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, सबसे लास्ट का गोला ये कटेगा खुद, इसका मतलब यहाँ आर का मान आके कैपिटल आर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? सबसे लास्ट का खोखला गोला तो यही बचेगा खुद, तो इसका मतलब लिमिट कहाँ से चलेगी? 0 से कैपिटल आर, 0 से कैपिटल आर। इंटीग्रेशन करो 2m बटे आर क्यूब, आर की घात 4 का इंटीग्रेशन होगा आर की घात 5 बटे 5 और लिमिट चलेगी 0 से आर। आपने कहा यहां कर दूंगा, यहां आई बराबर खत्म हो गया बस, ये 2 बटे 5 m बटे आर की घात 3, और जब लिमिट डाल लेंगे इस आर की जगह ये आर रखूंगा तो ये बनेगा आर की घात 5 माइनस आर की जगह 0, तो ये 0 आ जाएगा। आर की घात 3 से आर की घात 5 जाएगी, बचेगी 2 घात, तो ये आएगा 2 बटे 5 एम आर की घात 2। भाई 5 घात में से 3 घात गई तो 2 बची, आंसर आया 2 बटे 5 एम आर स्क्वायर। क्या है जी ये ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण है उसके किसी भी व्यास के परित है। खोखले गोले का कितना आया था? 2 बटे 3 एम आर स्क्वायर। ठोस गोले का कितना आया? 2 बटे 5 एम आर स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं किसका ज्यादा है तो आप कहोगे भैया 2 बटे 3 जो होता है वो होता है 0.66, 2 बटे 5 होता है 0.4, मतलब 2 बटे 3 बड़ा है। तो खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होता है और ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण कम होता है। ठोस गोले का क्यों भाई? क्योंकि जो खोखला गोला था जिसका द्रव्यमान m था वो सारा द्रव्यमान अक्ष से दूर है, मतलब पास तो है लेकिन ज्यादातर तो दूर है। ये अक्ष है, यहां से खाली पड़ा हुआ है, सारा द्रव्यमान यहां है। लेकिन ठोस गोले में द्रव्यमान हर जगह बिखरा हुआ है, यहां भी यहां भी यहां, मतलब सारा द्रव्यमान अक्ष से दूर नहीं है। और हमने सीखा था कि द्रव्यमान जितना ज्यादा अक्ष से दूर होगा जड़त्व आघूर्ण उतना ही ज्यादा होता है, और जितना पास होगा हम कहेंगे जड़त्व आघूर्ण उतना ही कम होगा। इसका मतलब यह है कि खोखले गोले का द्रव्यमान अक्ष से दूर होने की वजह से उसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होता है 2 बटे 3 एम आर स्क्वायर। ठोस गोले में द्रव्यमान सारे में बिखरा हुआ है इसलिए उसका कुछ जड़त्व आघूर्ण कम हो जाता है और हो जाता है 2 बटे 5 एम आर स्क्वायर। ये था बच्चों हमारा ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण। इसके भी कई तरीके हैं लेकिन हमें तरीकों से मतलब नहीं है, मतलब बहुत सारे तरीकों से मतलब नहीं, हम एक तरीका सीख जाएं। अगर ये सीख गए फिर कभी आपको नया तरीका दिखेगा तो आप उसको भी एब्जॉर्ब कर लेंगे, आप उसको सीख लेंगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, मैं सारे नहीं करा सकता, फिर तो भाई 3-4 वीडियो इनको करने में ही हमें लग जाएगा। ठीक है, इसको हटा रहे हैं और अब बढ़ेंगे शंकु की तरफ। शंकु का निकाल लेंगे जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, इसको हटा दूं मैं। चलिए बच्चों नंबर 3 करते हैं और ये होगा हमारा खोखला शंकु। खोखले शंकु का उसकी ऊंचाई के परितः, ऊंचाई के परितः जड़त्व आघूर्ण। शंकु आप जानते हैं, हमें बात करनी है खोखले शंकु की। ठीक है, हमने एक शंकु बनाया जैसे वो बर्थडे कैप होती है। मैंने पिछली वीडियो जब हमने द्रव्यमान केंद्र निकाले तब भी बताया था, ये अंदर से खोखली होती है, इसमें अंदर कुछ नहीं होता, ये इसकी ऊंचाई होती है। भाई यही हमें अक्ष दे दी गई कि इसके परितः निकाल लो। हमने कहा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई इसकी h है जी। हमने कहा इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या r है, यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या कितनी है r। अंदर द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान कहाँ फैला हुआ है, पृष्ठ पे, यहां भी कोई द्रव्यमान नहीं है, ये भी खोखला है। हमने कहा कि शंकु की ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये L है। शंकु में क्या क्या होती है, एक तिर्यक ऊंचाई होती है बच्चों। हमने उस तिर्यक ऊंचाई को L मान लिया। क्या मान लिया? L। मैं थोड़ा सा सही करके इसको लिख देता हूं, ये है हमारी L। ये कितनी है? ये h है। मैं इसको इधर ही दिखा देता हूं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, h। ठीक है, हाँ, त्रिज्या कितनी है r, और इसका कुल द्रव्यमान कितना है m।
कैसे किया जाए? हमने कहा ऐसा करो कि यहाँ से कुछ ऊंचाई पे जाओ, ऐसे हमने माना कितनी ऊंचाई y, और यहाँ से इस टोपी को ऐसे ऐसे काट दो चाकू से, ये गिर जाएगी अलग से, और यहाँ आपको दिखाई देगा एक सर्कल, एक वृत्त दिखाई देगा, एक चूड़ी जैसी, एक रिंग जैसी शेप दिखाई देगी। खोखला है ना, खोखला तो काटने पे रिंग ही बनेगी भाई, जब भी वृत्त दिखाई दे और वो खोखला हो तो वो रिंग होगी। आपने कहा ठीक है, ये हिस्सा ऊपर का कट के अलग गिर चुका है, ये कुछ ऐसा बना, अब ऐसा, ये ऐसा बन गया। आपने फिर चाकू से थोड़ा सा काटा इसको ऐसे, अब जैसे ही आपने इसको काटा तो निचला हिस्सा अलग हो गया, ये हमारी एक पतली सी रिंग बनी। रिंग क्यों? क्योंकि यहाँ तो द्रव्यमान नहीं है, इसका मतलब ये बनेगी हमारी रिंग। आपने कहा ठीक भैया। बच्चों इसमें तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें सारा द्रव्यमान ना इसके पृष्ठ पर है, यहाँ कोई द्रव्यमान नहीं है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि मान लो हमने जो ये रिंग काटी है, ये यहाँ से, ये कैपिटल एल है तो मैं इसको स्मॉल एल मान लेता हूँ, ये पूरा कैपिटल एल है, ये स्मॉल एल है, और यहाँ छोटा, इतनी दूरी पे आने पे हमने ये जो छोटा सा हिस्सा काटा है, ये जो इसकी मोटाई होगी ये डीएल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? डीएल। तुम्हें पता है ना जब ये कटेगी तो इसकी कुछ ना कुछ मोटाई है ये, तो हमने इसको डीएल मान लिया। क्या मान लिया? डीएल। आप लोग ऐसा क्यों नहीं किया कि y पे जाके मैं इसको हटा रहा हूँ कि यहाँ dy काटा, मैंने कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी ना कैलकुलेशन बढ़ जाएगी भाई हमारी, तो इसलिए हम इसको ऊंचाई के टर्म में ना करके हम तिर्यक ऊंचाई के टर्म में करेंगे। ठीक है, आपने कहा भैया कैसे ही कर लो, हमें तो सीखना है। मैंने कहा यही बात है, हमें सीखना ही है, नई नई चीजें हम सीखेंगे। हमने कहा कि बताओ क्या अगर इसका पूरा द्रव्यमान m है तो मैं इस छोटी सी रिंग का द्रव्यमान dm बोल दूं? आपने कहा भैया बोल दो, क्या दिक्कत है। मैंने कहा छोटे से अवयव रिंग है, जो रिंग बनी है ये क्या बन बोल, वलय, वलय का क्या, वलय का जड़त्व आघूर्ण, वलय का जड़त्व आघूर्ण। तो आपको एक बात तो पता चल गई होगी कि ये अक्ष जो है ये इसके केंद्र से गुजर रही है वलय के, और इसके लंबवत भी है। तो हम तो पढ़ के आए हैं ऐसा कि अगर एक रिंग है, उसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, और कोई अक्ष ऐसी है तो इस अक्ष के परितः इसका जड़त्वाघूर्ण mr² होता है। हमने इसका द्रव्यमान कितना मानना है? dm, और छोटा सा हिस्सा है तो उसका जड़त्वाघूर्ण di बनेगा। द्रव्यमान हमने dm मानना है, इसकी त्रिज्या मैं खुद से मान लेता हूं, मैंने इसकी त्रिज्या को r मान लिया। क्या मान लिया? r, तो बन जाएगा dm r²। मैंने कहा पूरे शंकु का निकाल लो, पूरे खोखले शंकु का जड़त्वाघूर्ण। आपने कहा भैया कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन कर दो। हमने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन dm r², इधर तो ये i हो गया, इसको मैंने थोड़ा सा अच्छा करके लिख लिया r² dm, क्योंकि इनमें कुछ सब बदल, देखो dm को तो बाहर नहीं निकाल सकता, ये r, सबसे पहली रिंग यहाँ काटेंगे तो ये कैपिटल R होगा, फिर ये r घटता 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 यहाँ 0 हो जाएगा। ये कहो यहाँ से शुरू करेंगे काटना तो यहाँ से जाता जाता ये r हो जाएगा, मतलब मुझे ये r भी बदल रहा है, इसको भी बाहर नहीं निकाल सकते। हमने कहा भैया अब इसको कैसे करें? पहली बात तो मुझे ये dm हटाना है, या तो मुझे dr लाना है, या मैं इस l के टर्म में करूंगा इसको। ठीक है, आपने कहा ठीक भैया। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कौन सा द्रव्यमान घनत्व लगेगा? आपने कहा भैया पृष्ठ पे बिखरा हुआ है तो यहां लगेगा पृष्ठीय, एक मिनट, पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपने कहा सिग्मा से। सिग्मा का फॉर्मूला छोटा सा द्रव्यमान बटे छोटा सा क्षेत्रफल, और अगर एक समान है तो कुल द्रव्यमान बटे कुल क्षेत्रफल। हाँ जी, मैंने कहा छोटा सा द्रव्यमान किसका? आपने कहा भैया इस रिंग का। मैंने इसको रिंग को अगर काट दो, बाहर निकाल लूं तो क्या ये वृत्त था, वृत्त को जब सीधा करेंगे, अब आप इमेजिन करना इतना, तो एक पट्टी बनेगी जिसकी लंबाई आएगी 2πr। तो हमने कहा द्रव्यमान छोटा सा dm, इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा? पट्टी बनेगी, पट्टी की लंबाई होगी 2πr, और इसकी चौड़ाई होगी कितनी? dl। हमने तो माना था कि चौड़ाई कितनी है इसकी? dl है, यहां से l पे आके कितनी थी? dl। आपने कहा ठीक है, dm अपॉन ये क्षेत्रफल आ गया छोटा सा, इस पट्टी का क्षेत्रफल आ गया dl, नहीं 2πr dl। द्रव्यमान m है, पूरा क्षेत्रफल कितना होगा? शंकु का पूरा क्षेत्रफल ये वाला बच्चों, इसको छोड़ के आधार को, ये होता है πrl।
क्या होता है पाई, त्रिज्या कितनी है r और त्रिज्यक ऊंचाई टोटल कितनी है l, तो ये आ गया पाई आर एल। पाई से पाई गया तो यहां से जो dm आया वो आया 2m, हाँ जी, r dl, हाँ जी, पाई से गया पाई, यहां बचा आर एल, ये डीएम का मान आ गया। किसका मान आ गया? डीएम का। ये डीएम का मान उठा के हम यहां रख लेते हैं, आई बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर, डीएम की जगह आया हमारा 2m आर डी एल अपॉन आर एल। हमने कहा जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, त्रिज्या नहीं बदलेगी, त्रिज्यक ऊंचाई नहीं बदलेगी, दो नहीं बदलेगा। ये आ गया 2m आर एल, 2m अपॉन आर एल, इंटीग्रेशन में r इंटू आर स्क्वायर, ये r क्यूब हो गया, यहाँ बचा dl। दिक्कत अब भी है कि यहाँ r है यहाँ dl है, तो अब मुझे इस r को हटा के या तो dl लाना है या r को हटा के l लाना है, ये करना मुझे। मैं खेल लूंगा l से, क्योंकि सारा द्रव्यमान त्रिज्यक ऊंचाई पर है, तो हमने इसको l से खेलने की कोशिश की। बच्चों आपको पता है कि यहाँ त्रिभुज की समरूपता लगेगी। क्या लगेगी? त्रिभुजों की समरूपता। मैं लिख लेता हूं, त्रिभुजों की समरूपता से। जिन बच्चों ने जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं समरूपता, उनको ये मुश्किल लगेगा, क्योंकि उन्हें पता ही, अगर नहीं पता उनको कि समरूपता क्या होती है, क्योंकि हमने तो कई बार पढ़ लिया। समरूपता ही होता है कि अगर दो त्रिभुज देखने में एक जैसे हैं, जिनके कोण एक जैसे, देख मान लो ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, मैं कहूँ ये कोण कितना 60 डिग्री, तो ये अगर ये भी कितना 60 डिग्री, ये 90, ये 90, ये 30, ये 30, तो हम कहते हैं कि अगर किसी दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो वे समरूप होते हैं। संगत मतलब एक जैसे, यहाँ वाला कोण इसके बराबर, यहाँ वाला कोण इसके बराबर। मैंने ये नहीं कह रहा कि आपस में बराबर हो ना, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो हम कहते हैं कि ये समरूप त्रिभुज है। तो अगर आप ध्यान से देखो, एक तो ये छोटा त्रिभुज ये वाला, और एक ये बड़ा त्रिभुज, ये दोनों समरूप हैं। छोटा त्रिभुज ये और बड़ा त्रिभुज ये। अगर मैं यहाँ बना के दिखाऊं तो छोटा त्रिभुज तो ये बनेगा, ये है हमारा L और ये है हमारा R, और बड़ा त्रिभुज बनेगा बच्चों ये हमारा है कैपिटल L और ये है हमारा कैपिटल R, और ये ना समरूप हैं। देखो ये कोण तो दोनों में एक जैसा ही है, ये वाला दोनों का एक ही कोण है, ये 90 है तो ये भी 90 है, तो बचा हुआ भी बराबर होगा, तो ये समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुजों की विशेषता ये होती है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, मतलब इसका अनुपात बराबर होगा इसके और इसके अनुपात के। तो मैं यहां से लिख लेता हूं L बटे कैपिटल L, L बटे कैपिटल L बराबर R बटे कैपिटल R, R अपॉन कैपिटल R, ये हमने लिख लिया। ये समरूपता है। आपने कहा मैं ना यहां से इसको हटाना चाहता हूं जी, इस R को, तो इस R की वैल्यू यहां से आएगी R बराबर, ये R बराबर आ जाएगा एल आर बटे कैपिटल L, छोटे r की वैल्यू आ गई। अब मुझे इसको हटा देना दो, इसकी कोई जरूरत अब नहीं है, ठीक है। आपने कहा जी ठीक, वैल्यू डाल लो, I बराबर 2m बटे आर एल, R की जगह आएगा ये, क्या आएगा L R बटे कैपिटल L, और उसकी घात कितनी दिखाई दे रही है 3, और यहाँ जाएगा dl। तो यह जाएगा अब I बराबर 2m बटे आर एल, R की घात 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, R थोड़ी ही बदलेगा। टू एम अपॉन आर एल, I बराबर 2m अपॉन आर एल, इस r की घात 3, इस l की घात 3, इंटीग्रेशन इस l की घात 3। आप कहोगे इसको बाहर क्यों नहीं निकालना? मैंने कहा भाई ये तो चेंज हो रहा है, l का मान तो बदलता जाएगा, r नहीं बदलेगा, ये त्रिज्या थोड़ी बदली, ये त्रिज्या कुछ नहीं बदलेगी, ये कुछ भी नहीं बदलेगा, ये बदल रहा है। आपने कहा ये हो गया r से गया r स्क्वायर, तो ऊपर बचा 2m r स्क्वायर, 2m r स्क्वायर, और नीचे l की घात 4, हाँ कितनी l की घात 4। अब मुझे बताओ ये l की घात 3 का इंटीग्रेशन कितना होगा? आपने कहा जी l की घात 3 का इंटीग्रेशन होगा l की घात 4 बटे 4, ठीक है। लिमिट बता दो l की, जब यहाँ रिंग काटेंगे तो l का मान 0 होगा, और यहाँ रिंग काटेंगे तो l का मान l होगा, तो l का मान जाएगा, इस l का, छोटे l का मान 0 से कैपिटल L तक। ये 2 से गया 4, 2 से गया 4, बचा 1 बटे 2, ऊपर है m r स्क्वायर, नीचे है l की घात 4,
ये 4 बाहर निकाल लिया, l की जगह रखा जाएगा तो ये बनेगा l की घात 4 माइनस l की जगह 0 तो 0 की घात 4, ये तो 0 ही हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि l की घात 4 से l की घात 4 गया तो आंसर आया mr²/2 और यही होता है बच्चों खोखले शंकु का जड़त्व आघूर्ण उसकी ऊंचाई के परित है। देख लो ये आया I बराबर mr²/2। आप इसको ऐसे याद रख लेना कि ये उतना ही होता है जितना किसका आया था इतना, वलय का आया था इतना। बाकी याद तो तुम्हें करने पड़ेंगे। mr²/2 आ गया। तो मुझे पहले बता दो कि सबसे पहले हमने खोखला गोला पढ़ा, उसका आया 2/3 mr², जहाँ m उसकी द्रव्यमान है, r त्रिज्या है। ठोस का आया है 2/5 mr², और इसका कितना आया खोखले शंकु का mr²/2। अब लास्ट वाला देख लेते हैं बच्चों कि ठोस शंकु का कितना आएगा। मैं इसको हटा रहा हूं और करेंगे ठोस शंकु। चलिए बच्चों नंबर 4 बनाते हैं इसको और करते हैं ठोस शंकु का ऊंचाई के परित जड़त्व आघूर्ण। सबसे पहले ठोस शंकु बना लेते हैं। बनता तो ऐसा ही है, कहाँ हम इसमें अंदर द्रव्यमान भर के दिखाएंगे, बस ये बताएंगे कि अब ये अंदर से खोखला नहीं है, अंदर भरा हुआ है जी द्रव्यमान, और ये है इसकी ऊंचाई जिसके परिते हमें इसका जड़त्व आघूर्ण निकालने को बोला गया है। ये हमारी घूर्णन अक्ष है। ये जो मैं घुमा के दिखाता हूँ इसका मतलब ये ऐसे घूमना चाहता है या घूम रहा है। त्रिज्या हमें पता है जी, त्रिज्या इसकी r है, ऊंचाई इसकी h है, तिर्यक ऊंचाई इसकी l है, और अब की बार ये खोखला नहीं है, ये अंदर से भरा हुआ है। करने के इसके भी तरीके बहुत सारे हैं। तरीका पहला कि आप इसको यहां से काट दो जैसे पहले काटा था, फिर एक पतला सा हिस्सा काटो। अब की बार ये मिलेगी हमें डिस्क। क्या मिलेगी? डिस्क मिलेगी। एक तरीका तो वो। दूसरा तरीका ये जैसे हमने गोले वाला किया कि जैसे एक ठोस गोला बहुत सारे खोखले गोले से मिलके बना है, छोटा सा गोला उसके ऊपर बड़ा गोला, उसके ऊपर बड़ा गोला, उसके ऊपर बड़ा गोला, ये सारे गोले रखते जाओ तो आपको एक ठोस गोला मिल जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ कह सकता हूँ कि एक ठोस शंकु भी बहुत सारे खोखले शंकु से मिलकर बना है, तो आप यहाँ जाके ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ठोस खोखला शंकु निकाल लें। और अभी हमने देखा खोखले शंकु का कितना आएगा mr²/2। वो जो छोटा सा हम काटेंगे वो बन जाएगा dm, तो और उसकी त्रिज्या क्या मान लेना, यहाँ देख लेना कितनी आएगी r। करेंगे ऐसे ही? मैंने कहा चलो ऐसे ही करते हैं। या तो आप पहले वाला करो कि इसको काट दो, यहाँ से हमें एक डिस्क मिलेगी, उसका आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा ही करते हैं बच्चों, ऐसा करते हैं यहाँ एक जाके ऐसे इस पे कट करते हैं इसको, और जब हम इसको कट करेंगे तो हमें यहाँ से ये हिस्सा तो कट जाएगा ऊपर का। अब लेकिन क्योंकि बच्चों ये खोखला नहीं है तो आपको यहाँ एक गोला वो नहीं मिलेगा, एक वृत्त नहीं मिलेगा, ये आपको यहाँ ऐसा मटेरियल मिलेगा। जैसे कोई लकड़ी काट देना, यहाँ लकड़ी भरी हुई मिलेगी। आपने कहा कोई बात नहीं, इसको छोटा सा और काटा। ये जब हम छोटा सा इसको काटेंगे ऐसे तो इसको कुछ मोटाई हमें मिलेगी। आपने कहा हाँ ये हमें मिली है डिस्क। क्या मिली है? डिस्क। मैंने इसकी त्रिज्या r मान ली, इसकी त्रिज्या बच्चों हमारी कैपिटल R है, और इसका कुल द्रव्यमान हमारा m है। ठीक है, इसको मैं हटा दूं, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया। आपने कहा भैया जब हम इसको ना काटेंगे ना तो उसकी कुछ चौड़ाई भी होगी। मैंने कहा हाँ। अब बच्चों ध्यान देखो, पिछले वाले में खोखले में हमने ये किया था कि यहाँ से l दूरी पे आके हमने इसको dl मानना था। मैं ये मान लेता हूं कि अब की बार हम यहां से y गए हैं, और इसकी जो मोटाई होगी जो ऊपर से ये ऐसे दिखाई देगी, सामने से ऐसे दिखाई देगी, ये जो इसकी ये मोटाई होगी ये वाली, ये dy मान लेते हैं। कितनी? dy। आप कहोगे क्यों? पिछली बार तो आपने ये कहा था कि तिर्यक ऊंचाई पे आके कर दो। मैंने कहा भैया तब सारा द्रव्यमान पृष्ठ पे था, अब की बार द्रव्यमान यहाँ भी है तो यहाँ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। ये क्या बनी? आपने कहा भैया एक छोटी सी डिस्क बनी। क्या बनी? डिस्क। हमने कहा छोटी डिस्क का जड़त्व आघूर्ण, छोटी डिस्क का
जड़त्व आघूर्ण। आपने कहा छोटी सी है तो di होगा, और हम पिछली वीडियो में पढ़ के आए हैं कि जो डिस्क होती है उसका जड़त्व आघूर्ण mr²/2 होता है। क्या होता है? mr²/2। ये हमने छोटा सा हिस्सा काटा है तो इसका द्रव्यमान छोटा सा dm होगा, तो हमने इसको कहा dm। आपने कहा ठीक। अच्छा मुझे बताओ, इसकी त्रिज्या r है, आपने कहा ये r² और बटे 2। ये रिंग नहीं है, रिंग होती तो सीधा लिखते dmr², लेकिन ये डिस्क है क्योंकि यहां भी द्रव्यमान भरा हुआ है इसमें ऐसे, तो हमने कहा ये डिस्क है, और डिस्क का जड़त्व आघूर्ण dmr²/2 होता है संपूर्ण ठोस शंकु का जड़त्व आघूर्ण। आपने कहा भैया ये होगा हमारा इंटीग्रेशन करने पे, इंटीग्रेशन करेंगे तो डी आई आ जाएगा आई, 1/2 आ जाएगा बाहर, और ये बनेगा r² dm। मैंने थोड़ा सा अलग करके लिख दिया, r² पहले dm बाद में। अब मुझे dm हटाना है भाई। मैंने कहा अच्छा बताओ कौन सा घनत्व लगाएं, द्रव्यमान घनत्व। आपने कहा द्रव्यमान सारे में बिखरा हुआ है आयतन में, तो यहां लगेगा आयतन द्रव्यमान घनत्व। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। क्या होता है? छोटा सा द्रव्यमान छोटा सा आयतन। आपने कहा ठीक भैया। और अगर ये बराबर हो तो हम ये एक समान हो तो हम लिख सकते हैं कुल द्रव्यमान बटे कुल आयतन। आपने कहा कुल आयतन v है। मैंने कहा छोटा सा द्रव्यमान dm कितने द्रव्यमान आयतन में बिखरा हुआ? आपने कहा जी इस डिस्क पे बिखरा हुआ है। मुझे बताना ये डिस्क, जो डिस्क है इसका क्षेत्रफल कितना होगा? आप कहोगे जी ये ऊपर से तो वृत्त दिखाई देगा, और वृत्त दिखाई देगा तो उसका क्षेत्रफल πr² होगा। आपने कहा हाँ। और इसकी त्रिज्या? आपने कहा जी इसकी त्रिज्या तो हाँ πr² है। चौड़ाई कितनी है इसकी? मोटाई जब हमने काटा, देखो आयतन कैसा आता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई ने तो उसका क्षेत्रफल बना दिया πr² बन के, जो इसकी ऊंचाई है dy उससे गुणा करते ही ये क्या बन जाएगा हमारा आयतन। कुल द्रव्यमान m है और कुल आयतन होता है 1/3 πr² h। हाइट मैंने इसकी h मान ली, ठीक है। यहां से हमारा जो dm आएगा, पाई से गया पाई, 3 जाएगा घूम के ऊपर 3m, यहां से जाएगा r², यहां जाएगा dy, और बटे में यहां पाई से तो पाई गया, बचा r² h। आपने कहा भैया ठीक, हमने यहां dm लिख लिया। तो i आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन r², dm का मान ये कितना 3m r² dy बटे r² h। i बराबर 3 बाहर आया 3/2, m बाहर आया क्योंकि द्रव्यमान है नहीं बदलेगा, त्रिज्या नहीं बदलेगी, h नहीं बदलेगा, ऊंचाई भी नहीं बदल सकती। इंटीग्रेशन में r² r की घात 4, 3 भी चला गया, m भी बचा dy। दिक्कत अब भी है, यहाँ r है यहाँ dy है, तो मुझे इस r को हटा के या तो y लाना है या dy को हटा के dr लाना है। तो हम r हटाते हैं, कहां से? समरूपता से, त्रिभुजों की समरूपता से, त्रिभुजों की समरूपता से। आपने कहा त्रिभुजों की समरूपता से क्या? ये छोटा त्रिभुज ये वाला और ये बड़ा त्रिभुज, देखना ध्यान से, ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज समरूप है। अगर मैं कहूं इसकी त्रिज्या, मुझे क्या हटाना है? मुझे हटाना है r, तो मुझे r चाहिए, r इसकी त्रिज्या, r इसकी त्रिज्या, तो मैं कहूंगा r/R। ठीक है जी। मैंने कहा अच्छा बताओ कि इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है बड़े वाले की? हमने कहा h। देखो बड़े वाला नीचे है तो बड़े वाले की ऊंचाई भी नीचे ही रखनी है। ये टोटल h है, ये y है, तो बचा हुआ कितना? h माइनस वाई। तो मैं यहां लिखा h माइनस वाई। तो यहां से r का मान आ गया, h को s से भाग करो 1 आ गया, y/h आया, और ये गया r इधर, ये आया, ये r उधर जाएगा, ये आ गया भाई। r का मान यहां डाल लेंगे तो i आ जाएगा 3/2 m r² h इंटीग्रेशन r, ये 1 माइनस y/h की घात 4। इस r की घात भी 4 होगी क्योंकि ये भी तो इसी के साथ है, r की घात 4, और ये आएगा dy। ठीक है। अब लिमिट डाल दो। आप सब जानते हो कि सबसे पहला ये छोटा सा, ये बड़ा काटेंगे, यहाँ सबसे पहले यहाँ से काटेंगे ना, तो y का मान 0 से शुरू होकर y बढ़ता 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 सबसे लास्ट में ये हिस्सा कटेगा। ऐसे काटते जा रहे हैं ना, हाँ, तो हम कहेंगे कि सबसे लास्ट में जब ये कट रहा है तो इस y का मान कितना हो जाएगा? 0 से लेके h तक। तो लिमिट y की कहाँ से जाएगी? 0 से h, 0 से h,
0 से h। बस अब तो थोड़ा सा एफर्ट इंटीग्रेशन में लगाना है। मैंने इसको हटाया सारे को, इंटीग्रेशन करना शुरू करते हैं भाई। कैसे करें? कट रहा है क्या कुछ? इस r की घात 4 को जब बाहर निकाल लेंगे, r स्क्वायर से r की घात 4 जाएगा तो r की घात 2 बचेगा। तो हमारा जो i आएगा, ध्यान से सुनना, 3/2 ऊपर है m, r की घात 4 बाहर आया, r की घात 2 ने उसको काट दिया तो r की घात 2 बची ऊपर, नीचे बच रहा है h। इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके h तक 1 माइनस y बटे h की घात 4 का। आप कहोगे भैया बड़ा खतरनाक सा लग रहा है। मैंने बड़ा खतरनाक कुछ नहीं है, बस बड़ा आसान है। किसका इंटीग्रेशन करना है? y का। घात कितनी है? 4। अब सुनना ध्यान से, या तो आप इसको ऐसा करो कि इसका स्क्वायर खोल लो, 2 बार खोलना पड़ेगा, करके बताता हूं। 1 माइनस y बटे h की घात 2 खोल लो पहले। 4 घात को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की घात 2, तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे h स्क्वायर माइनस 2ab 2y बटे h। एक बार स्क्वायर खोल के ये आया, फिर 2 बार स्क्वायर खोल लेंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 1, y की घात 4, h की घात 4, इसका स्क्वायर करेंगे ना, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। 2 का घात 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर h का स्क्वायर। आपने कहा ठीक है। फिर आएगा 2ab, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab तो आ जाएगा 2 गुना 1 y स्क्वायर बटे h स्क्वायर। 2bc प्लस माइनस ये माइनस होगा, 2 गुना 2 4 y स्क्वायर y की घात 3 बटे h की घात 3। फिर आएगा 2ca माइनस प्लस माइनस, ये माइनस प्लस को क्या कर देगा? माइनस। 2 गुना 2 4 y बटे h। और बच्चों यहाँ 1 है तो गुना 1, इसकी कोई जरूरत हमें नहीं है। इस पूरे को खोल के ये आया। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मैं इसे ना लिखूं तो इस पूरे की जगह इसको खोल के मैं ये लिखूंगा, और इसी का मुझे करना है इंटीग्रेशन। क्या करना है? इंटीग्रेशन भाई। ये लगा लो, और यहाँ है dy, 0 से कहाँ तक चलेगा? h तक, और साथ में चलेगा ये i बराबर 3/2 mr स्क्वायर बटे h। कराओ भाई इंटीग्रेशन। 3/2 mr स्क्वायर h, 1 का इंटीग्रेशन होगा y। मुझे इसको हटाना पड़ेगा भाई अभी इसको। 1 का इंटीग्रेशन y की घात 4 का y की घात 5 बटे 5, साथ में चल रहा है h की घात 4। y की घात 2 का होगा y की घात 3 बटे 3 h स्क्वायर प्लस 2 बटे h स्क्वायर, y की घात 2 का y की घात 3 बटे 3 माइनस 4 y की घात 3 का y की घात 4 बटे 4 h की घात 3 माइनस 4 y का y स्क्वायर बटे 2 और साथ में h, ये वाला h, और लिमिट जाएगी 0 से h तक। जब ये 0 रखूंगा तो ये बाद वाले तो 0, सारे 0 ही हो जाएंगे। बस मुझे जहां जहां y दिख रहा है y की जगह मुझे अब h रखना है। तो i का मान आ गया बच्चों 3/2 mr स्क्वायर बटे h। लंबी हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन करना पड़ता है भाई, क्या करें। y की जगह h तो आ जाएगा h की घात 5 बटे h की घात 4, तो h की घात 1 बचेगी, तो यहाँ बचेगा h बटे 5। जल्दी करेंगे, बच्चों की तरह नहीं करेंगे। अब y की जगह h रखूंगा तो h की घात 3 बटे h की घात 2, 1 h बचेगा, तो बचेगा 4 बटे 3 h। h की घात 3 बटे h की घात 2, तो 2 बटे 3 h माइनस 4 से गया 4, h की घात 4 बटे h की घात 3 h बचा, 2 से गया 4 2, h की घात 2 बटे h, तो ये बचा h। ठीक है, लंबा खींच रहा है भाई। 3/2 mr स्क्वायर बटे h, सारी जगह h है, देखो h h h h h h, तो मैं h कॉमन ले लूँगा। यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/5, 4/3, 2/3 माइनस 1 माइनस 2। मुझे बताओ क्या 1 से ये 1 गया? आपने कहा जी गया। 4 और 2 6/3,
6/3 इसको काट कर लिख दूंगा मैं 2, ठीक है, ये कट गया, +2 - 2 ये गया, ये बचा 1/5। तो 1/5 की गुणा यहाँ करूँगा तो आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगी 3/10, एच से गया एच, ये आ जाएगा mr²। ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों, जो इतनी मेहनत के बाद आया है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा लेंथी हो गया है, थोड़ा आराम से देख लेना, ठीक है। और बच्चों जितने हमने ये किए अब आपको सब याद करने हैं। पहले आपको छड़ वाले याद करने, पिछली वीडियो के सारे छड़ का बीच में से जाता था ml²/12, किनारे से आता था ml²/3। आज के याद रखने हैं शंकु का, खोखले शंकु का mr²/2, ठोस शंकु का 3/10 mr², ठोस गोले का 2/3 mr², 2/5 mr² और खोखले गोले का 2/3 mr²। बच्चों आज यहाँ खत्म करते हैं हम इन आकृतियों का जड़त्वागुण, ये आपको याद करना है बस, ठीक है। आपके स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत सारी आपकी थिंकिंग डेवलप करता है कि हम चीज़ों को कैसे करें। कल की वीडियो से बच्चों हम शुरू करेंगे समांतर एवं लंबवत अक्षों की प्रमेय, जो आपके स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी सहायता से हम अलग अलग आकृतियों के बहुत सारे जड़त्वागुण निकाल सकते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, धन्यवाद।